नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर के पेपर सेकंड और यूनिट सेकंड। इसमें हमें देखना है प्रतिचयन के प्रकार। जो प्रतिचयन होता है, प्रतिचयन क्या होता है, इसके पहले के 2 वीडियो जो है अपलोड की है। एक प्रतिचयन मतलब सैम्पलिंग क्या होता है, तथा दूसरी प्रतिचयन की तकनीकी क्या होती है। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे जो प्रतिचयन या जो सैम्पलिंग होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को ही प्रतिचयन कहा जाता है, लेकिन सामान्यतः प्रतिदर्श तथा प्रतिचयन का उपयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से ये थोड़ा तकनीकी शब्द हैं, इसीलिए ये इसको सुनने और समझने में थोड़ा हमें कठिन लगता है, टफ लगता है, लेकिन इसका अगर हम सही से मतलब समझ लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि सैम्पलिंग हमने बताया था, सैंपल वही होता है कि किसी चीज़ को अच्छे से जाँच करने के लिए हम जब किसी सैंपल का उसके छोटे से टुकड़े या भाग का प्रयोग करते हैं तो उसको सैंपल कहा जाता है। अब यह प्रश्न है कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिदर्श का चयन किस प्रकार किया जाता है। इसके लिए विद्वानों ने कई विधियों या प्रविधियों का उल्लेख किया है, जिन्हें निम्नलिखित 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो अगर इसका मुख्य प्रकार हम देखें तो 2 प्रकार का होता है, एक असंभाव्य प्रतिचयन और एक संभाव्य, मतलब एक संभव एक असंभव। इस तरीके से हम समझेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक संभव प्रतिचयन, दूसरा असंभव प्रतिचयन। अगर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम देखें तो इसके भी प्रकार में भी प्रकार होते हैं। जो प्रतिचयन होता है इसका मुख्य 2 प्रकार होता है, एक असंभाव्य प्रतिचयन, दूसरा संभाव्य। अब असंभाव्य में कौन कौन से आते हैं, इसमें हो गया उद्देश्य बोध प्रतिचयन, और इसमें हो गया यादृच्छिक प्रतिचयन या संयोगिक या दैव प्रतिचयन। इसमें दूसरा क्या हो गया आकस्मिक प्रतिचयन, और इसमें क्या हो गया स्तरीय या वर्गबद्ध प्रतिचयन। उसके बाद इसमें तीसरा क्या है अंश या कोटा प्रतिचयन, और इसमें है गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन। इसमें है सुविधानुसार प्रतिचयन, इसमें है द्विस्तर प्रतिचयन, उसके बाद इसमें स्वेच्छानुसार प्रतिचयन। तो इस तरीके से आपने मेन समझ लिया कि 2 प्रकार के होते हैं। अब प्रकार में भी प्रकार होते हैं, तो एक एक प्रकारों को हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे तो हमें बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं असंभाव्य प्रतिचयन। ये क्या होता है, असंभाव्य प्रतिचयन का अर्थ वह प्रतिचयन है जिसमें इकाइयों का चयन संभाव्यता सिद्धांत के आधार पर नहीं, बल्कि अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा, अपने निर्णय या अपने लक्ष्य के आधार पर करता है। इसमें संभाव्यता से कोई मतलब नहीं होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जो खोज करने वाला होता है। अनुसंधानकर्ता किसे कहा जाता है, जो खोज करने वाला होता है। तो जो अनुसंधानकर्ता होता है, जिसको उसमें जिस हिसाब से काम करने में उसको सुविधा होती है, वह अपना जिस हिसाब से निर्णय लेना चाहे या जिस हिसाब से उसने अपना लक्ष्य बना लिया है उस हिसाब से वह इसमें कार्य करता है। रेवर ने इसमें कहा है कि असंभाव्यता प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें प्रत्येक घटना या तत्व के चयन करने की संभाव्यता ज्ञात नहीं होती है। तो इसमें थोड़ा सा उदाहरण भी दिया गया, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। माना कि जैसे अनुसंधानकर्ता राज्य सरकार के प्रति राज्य के लोगों के मतों को मापना चाहता है। जो कोई राज्य सरकार है उसमें राज्य सरकार के लोगों ने किस हिसाब से किसको कितना मत दिया है वो मापना चाहता है। तो इसके लिए वह राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी के आधार पर टेलीफोनधारी लोगों के पास पत्र लिखकर उनके मतों के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है और पाता है कि जनमत इस सरकार के विपक्ष में है। अतः यहाँ टेलीफोनधारी लोगों से संचरित प्रतिदर्श को असंभाव्यता प्रतिचयन पर आधारित प्रतिदर्श कहेंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिचयन के आधार पर संभाव्यता सिद्धांत नहीं है बल्कि अनुसंधानकर्ता का निर्णय लिया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा इसमें जो डिपेंडेंट कार्य होता है वो अनुसंधानकर्ता के ऊपर होता है। तो इसमें इसका मुख्य कार्य किसके ऊपर छोड़ा गया है या मुख्य निर्णय किसका है, जो अनुसंधानकर्ता होता है। उसके बाद आगे देखते हैं असंभाव्यता प्रतिचयन की विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसे हम विशेषताएं देखते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है ये कि इसमें संभाव्यता सिद्धांत नहीं होता है, बल्कि यह अनुसंधानकर्ता का अपना निर्णय होता है कि अगर उसको कोई खोज का कार्य दिया गया है तो वो अपना निर्णय लेगा, अपने हिसाब से कार्य करेगा, उस पर दूसरा कोई निर्भर नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं असंभाव्यता प्रतिचयन में अनुसंधानकर्ता को स्वतंत्रता होती है। वो अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, उस पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं बना सकता। वह अपने निर्णय या अपनी सुविधा के अनुसार इकाइयों का चयन करके प्रतिदर्श का निर्माण
कर ले, लेकिन यह सुविधा संभाव्यता प्रतिचयन में नहीं पाई जाती है। उसके बाद कार्लिंगर ने भी इसमें अपने मत को स्पष्ट किया है कि इसमें जो व्यक्ति होता है वह अपने अनुसार निर्णय लेकर के अपने अनुसार कार्य कर सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं होता है। उसके बाद है असंभाव्य प्रतिचयन के प्रकार। इसके प्रकार हम देखेंगे, जो कि पहले अभी हमने शॉर्टकट में देखा था, अब हम उसका डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन या प्रतिदर्श। जो उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी योजना या उद्देश्यानुसार जनसंख्या से इकाइयों का चयन करके प्रतिदर्श का निर्माण करता है। उद्देश्य मतलब किसी टॉपिक पे उद्देश्य बनाता है, उसके बाद वह अपनी उसी योजना के अनुसार जनसंख्या के इकाइयों का चयन करता है और उसको धीरे धीरे आगे प्रोसेस में लेता है। यहाँ प्रतिदर्श के निर्माण का मुख्य आधार जो होता है अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य होता है, कि इसलिए इसे उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श कहा जाता है। तो इसे इसीलिए उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य जो कार्य किया जाता है वो उद्देश्य का ही किया जाता है। जैसे कार्लिंगर ने अपने शब्दों में कहा है कि उद्देश्यानुसार प्रतिचयन वह असंभाव्य प्रतिचयन है जिसमें निर्णय तथा सुविचारित प्रयास के अनुसार अनुमानित प्रतिरूपी क्षेत्रों या समूहों को प्रतिदर्श में शामिल कर प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। आगे हम उदाहरण देखते हैं, थोड़ा सा हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि अगर हमको ये उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श अगर बनाना है तो थोड़ा सा हम समझें। जैसे माना कि कोई अनुसंधानकर्ता परिवार नियोजन के प्रति मुसलमानों की मनोवृत्तियों का मापन करना चाहता है। मतलब वो ये देखना चाहता है कि किसी मुस्लिम के लिए जो परिवार नियोजन है उसके लिए उसकी क्या मानसिकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह निर्णय लेता है कि वह आगरा नगर के 200 मुसलमानों की मनोवृत्तियों का मापन करेगा। 200 मुसलमानों पर आधारित यह प्रतिदर्श वास्तव में उद्देश्यानुसार प्रतिदर्श कहलाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि उसको यह मानसिकता देखना था कि मुसलमानों की मानसिकता किस तरीके से है परिवार नियोजन के लिए। तो उन्होंने आगरा जा कर के 200 मुसलमानों से बातचीत की, उनके मनोवृत्तियों को समझा, उसके बाद वह किसी उद्देश्य पे निकालने पे संभव हो पाए हैं। तो इस तरीके से आपने समझा। अगला उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन या प्रतिदर्श के गुण। अब इसकी क्वालिटी हम देख लेते हैं, क्या क्या इसके गुण होते हैं। जैसे ये जो उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन या प्रतिदर्श का व्यवहार मनोविज्ञान, शिक्षा तथा समाज विज्ञान में अधिक किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो किसी दूसरे प्रतिचयन या प्रतिदर्श में नहीं पाए जाते हैं। वो गुण हम देखते हैं। जैसे उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन में सरलता का गुण पाया जाता है, ये बहुत आसानी से हमें समझ आ जाता है। जैसे अनुसंधानकर्ता बहुत आसानी से अपने उद्देश्य तथा निर्णय के अनुसार जनसंख्या या समष्टि के ऐसे क्षेत्रों में इकाइयों को चुनकर प्रतिदर्श का निर्माण कर लेता है। मतलब यह उद्देश्य जो अनुसंधानकर्ता होता है उसके लिए यह जो कार्य होता है बहुत ही आसान होता है। अगला है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन का प्रतिदर्श में लचीलापन गुण पाया जाता है। लचीलापन का मतलब जब हम जिस भी कंडीशन में अगर उसको बदलना चाहें, बढ़ाना या घटाना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगला है उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श का निर्माण करते समय अनुसंधानकर्ता पर कोई प्रतिबिंब या दबाव नहीं रहता। मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता से कार्य करता है, कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं होता है। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन में समय तथा श्रम की भी बचत होती है। उसके बाद इस प्रतिचयन का एक गुण यह भी होता है कि इसके लिए कोई विशेष अनुभव या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नया अनुसंधानकर्ता भी थोड़ी बहुत जानकारी की सहायता से अपने जो उसका प्रतिदर्श के निर्माण में वो सफल हो सकता है। तो इसलिए आपने देखा कि जो उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श है यह सभी लोगों के लिए आसान होता है। अब इसका थोड़ा सा हम दोष भी देख लेते हैं। उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श में कई गुणों या लाभों के होते हुए भी कई तरह के दोष भी पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी चीज़ होगी उसमें कुछ लाभ तथा कुछ हानियां जरूर होंगी। अभी तक आपने लाभ देखा, अब इसके आप हानियां भी देख लीजिए कि क्या क्या इसकी हानियां या क्या क्या नुकसान होते हैं। जैसे इसमें प्रतिनिधित्व का अभाव पाया जाता है। प्रतिनिधित्व क्या होता है? जैसे उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन का एक गंभीर दोष यह है कि इसके आधार पर जिस प्रतिदर्श का निर्माण किया जाता है वह वस्तुतः अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधि नहीं होता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता जनसंख्या के किसी विशेष क्षेत्र को प्रतिनिधि मानकर उसके आधार पर प्रतिदर्श का निर्माण कर लेता। मतलब इसमें कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं होती है कि इतने लोगों का ही करना है, तो इसमें प्रतिनिधि का अभाव पाया जाता है। उसके बाद अगला है प्रत्येक इकाई के लिए समान संयोग का अभाव।
तो इस प्रतिचयन का एक गंभीर दोष यह भी है कि इसमें प्रतिदर्श में जनसंख्या की सभी इकाइयों को शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ अनुसंधानकर्ता जनसंख्या की सभी इकाइयों को निर्धारित नहीं कर सकता। तो ये जो प्रतिनिधित्व है ये उसी पर डिपेंड है। जब कोई जनसंख्या ही निर्धारित नहीं कर पा रहा है तो सभी व्यक्ति को कैसे समान अवसर मिल सकता है। उसके बाद अगला है पक्षपातपूर्ण प्रतिदर्श। इसमें क्या है, इस प्रतिचयन के आधार पर जिस प्रतिदर्श का निर्माण किया जाता है उसमें पक्षपातपूर्ण बन जाता है, वो पक्षपातपूर्ण बन जाता है। तो इसमें पक्षपात होना तय हो जाता है। अगला है अधिक प्रतिचयन अशुद्धियाँ। इसमें अशुद्धियाँ देखी जाती हैं क्योंकि अशुद्धियाँ होने की संभावना बन जाती है। अशुद्धियों के अधिक होने के कारण ही प्रतिदर्श होता है वो दोषपूर्ण या अवैज्ञानिक माना जाता है। उसके बाद निम्न विश्वसनीयता तथा वैधता। ऊपर जितनी भी कमियां आपने देखा उसकी वजह से इसमें जो विश्वसनीयता होती है थोड़ी सी विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। तो इस तरीके से इतने प्रकार के इसमें दोष पाए जाते हैं। दूसरा है आकस्मिक प्रतिचयन या प्रतिदर्श। जो आकस्मिक होता है, आकस्मिक प्रतिचयन का अर्थ है कि ये प्रतिचयन जिसमें जनसंख्या की उन इकाइयों की सहायता से प्रतिदर्श का निर्माण किया जाता है जो अनुसंधानकर्ता को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पहले से ना तो कोई योजना बनाई जाती है और ना कोई निर्णय लिया जाता है। जनसंख्या का जो भाग आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसी के आधार पर प्रतिवर्ष बना लिया जाता है। तो इसमें शब्दों से ही क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से आकस्मिक होता है। ना इसमें पहले से कोई योजना बनाई जाती है और ना ही पहले से कोई निर्णय लिया जाता है। जो संख्या मिल जाती है, जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, इसमें उदाहरण के लिए दिया गया है जैसे किसी कॉलेज के विद्यार्थी, स्कूल के छात्र छात्राओं या किसी संगठन के कर्मचारियों पर आधारित प्रतिदर्श आकस्मिक प्रतिदर्श के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से आपने देखा। अब इसमें हम आगे देखते हैं। इसमें हम इसके गुण देखेंगे कि इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस प्रकार के प्रतिदर्श का व्यवहार व्यापक रूप से किया जा सकता है, जैसे मनोवैज्ञानिक, शिक्षा, गृह विज्ञान में आदि। आकस्मिक प्रतिदर्श सभी प्रतिदर्शों में सरल तथा सहज प्रतिदर्श होता है, इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है तथा इस प्रकार के प्रतिचयन में समय तथा श्रम की बचत होती है और अनुसंधानकर्ता बहुत थोड़ा परिश्रम करके आकस्मिक प्रतिदर्श का निर्माण कर सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा इसमें इतनी सारी क्वालिटियाँ होती हैं। अब थोड़ा सा इसके दोष के बारे में भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या दोष होते हैं। जैसे आकस्मिक प्रतिदर्श में प्रतिनिधित्व की विशेषता का अभाव पाया जाता है, इसमें भी प्रतिनिधित्व का अभाव पाया जाता है। इस प्रतिचयन में संभाव्यता सिद्धांत गौण होता है, इसीलिए जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाता है। उसके बाद है इस प्रतिचयन द्वारा प्रतिदर्श का निर्माण करते समय पक्षपातों के प्रभाव की संभावना सबसे अधिक रहती है। जैसे आपने पिछला देखा था उद्देश्यपूर्ण वाले में, इस तरीके से इसमें भी जो है सारी जो दोष हैं वो लगभग एक ही हैं। अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं अंश या कोटा प्रतिचयन या तथा प्रतिदर्श। तो इस तरीके से यह तीसरा है। अंश या कोटा प्रतिचयन असंभाव्यता प्रतिचयन का एक प्रकार है। इस प्रतिचयन में जनसंख्या या समिष्टि की कई कोटा यानी समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक कोटा या समूह से कुछ इकाइयों को लेकर प्रतिदर्श का निर्माण कर लिया जाता है। तो इसमें आपने देखा कि जो बड़े कोई भाग होते हैं उसमें से छोटे छोटे भाग को अलग करके उसका कोई समूह बना लिया जाता है तथा उसी हिसाब से कार्य किया जाता है। जनसंख्या को कोटा या समूह में विभाजित करने के मापदंडों को निर्धारित कर लिया जाता है। प्रत्येक कोटा या समूह के कई इकाइयों का चयन करने का कोई निश्चित आधार नहीं होता है। अनुसंधानकर्ता मनमाने ढंग से इकाइयों का चयन करके प्रतिदर्श का निर्माण कर लेता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, अंश या कोटा। तो इसमें आपने देखा इसमें कोई बड़ा भाग होता है, छोटे छोटे समूहों में डिवाइड कर लिया जाता है तो उसका प्रतिचयन किया जाता है। अब हम इसके लाभ के बारे में देखेंगे। इसका लाभ देखेंगे। जैसे कोटा प्रतिचयन एक बहुत सरल तथा सुलभ प्रतिचयन है, इसके आधार पर बहुत आसानी से प्रतिचयन कर लिया जाता है। अगला है कोटा प्रतिचयन के आधार पर प्रतिदर्श के चयन में समय, श्रम तथा मुद्रा की बचत होती है और थोड़े समय में ही बहुत थोड़े श्रम से ही बहुत थोड़ा खर्च से ही अच्छा प्रतिदर्श, अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है।
यह प्रतिदर्श उद्देश्य अनुसार प्रतिदर्श की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जनसंख्या को कुछ विशेष मापदंड के स्थान पर स्तरित किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा इसमें इतनी सारी क्वालिटियाँ होती हैं। अब इसके थोड़ा सा दोष के बारे में हम देखेंगे। जैसे कोटा प्रतिचयन में कई तरह के दोष भी पाए जाते हैं। जैसे कोटा प्रतिचयन पर आधारित प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधि नहीं करता है। इसमें जनसंख्या की सभी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें यादृच्छिकरण का पूर्ण अभाव होता है। इस प्रतिचयन में स्तरीकरण के होते हुए भी जनसंख्या की सभी इकाइयों को प्रतिदर्श में शामिल होने का समान अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि अनुसंधानकर्ता प्रत्येक समूह या स्तर से मनमाने ढंग से कार्य करता है। अगला है कोटा प्रतिदर्श के चयन पर व्यक्तिगत पक्षपातों का पूर्ण गहरा प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए ये पक्षपात पूर्ण बन जाता है। कोटा प्रतिदर्श अवैज्ञानिक होता है। पक्षपात पूर्ण होने के कारण ही इसकी वैज्ञानिकता घट जाती है। तो इस तरीके से आपने इसकी डिमेरिट भी देखा। अब हम देखेंगे अगला, ये है सुविधानुसार प्रतिचयन। ये असंभाव्य प्रतिचयन का चौथा प्रकार है। इसमें क्या है, इस प्रतिचयन पद्धति में अनुसंधानकर्ता अध्ययन इकाइयों का चयन अपनी सुविधानुसार करता है। इस प्रतिचयन में अनुसंधानकर्ता केवल उन्हीं इकाइयों का चयन करता है जो उसके अध्ययन में सुविधा प्रदान करती है। सुविधानुसार मतलब कोई ऐसा काम हम कर रहे हैं तो हम वही काम करेंगे जो हमारे काम को आसान बना दे। अनुसंधानकर्ता को इस विधि में अध्ययन इकाइयों को चुनने में पूर्ण सुविधा रहती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुविधापूर्ण प्रतिचयन कहा जाता है। अगला है स्वेच्छानुसार प्रतिचयन। ये पांचवा प्रकार है, जो कि असंभाव्य का लास्ट प्रकार है। इस प्रतिचयन पद्धति में अनुसंधानकर्ता इकाइयों का चयन इकाइयों की स्वेच्छा अनुसार करता है। इसके अंतर्गत उन इकाइयों का भी अध्ययन करता है जो स्वेच्छानुसार विभिन्न समस्याओं पर अपना मत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में व्यक्त करते हैं, अर्थात अध्ययन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इस प्रतिदर्श को स्वेच्छानुसार प्रतिचयन कहा जाता है। स्वेच्छानुसार मतलब लोगों के इच्छा अनुसार, जिस हिसाब से वो अपना मत देना चाहें, अपना मत प्रस्तुत करना चाहें, तो उनको पूरी आज़ादी होती है, इसीलिए इसको स्वेच्छानुसार प्रतिचयन कहा जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार। अभी तक हमने असंभाव्य प्रतिचयन को देखा, अब हम देखेंगे संभाव्य प्रतिचयन। इस प्रकार के प्रतिचयन की दो मौलिक विशेषताएं होती हैं। एक तो यह होती है कि इस विधि द्वारा बनाए गए प्रतिदर्श में संख्या या समष्टि की प्रत्येक इकाई शामिल होने के समान ही, तो इसमें संभावना बनी रहती है। दूसरी विशेषता यह होती है कि प्रतिदर्श में जनसंख्या या समष्टि की सभी विशेषताओं के उपस्थित होने की पूरी संभावना रहती है। तो इस तरीके से आपने देखा वो उसमें संभावना नहीं रहती थी, और इसमें सही जितनी भी जनसंख्या होती है सभी जनसंख्याओं की समष्टि की सभी जितनी भी उनके अंदर विशेषता होती है उपस्थित होने की लगभग संभावना बनी रहती है। इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी परिभाषा निम्न तरीके से दिया जा सकता है। जैसे संभाव्यता प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें प्रतिदर्श में जनसंख्या की सभी विशेषताओं के पाए जाने की पूरी संभावना होती है, और जिसमें जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के शामिल होने के समान संभावना बनी रहती है। रेबर के मतानुसार है, इन्होंने क्या कहा कि संभाव्यता प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें घटनाएं या तत्व ज्ञात संभावना संरचना के अनुसार निकाले जाते हैं। अब इसके हम प्रकार के बारे में देखेंगे। संभाव्यता प्रतिदर्श के प्रकार, जैसे हम असंभाव्यता देखे थे, अब वैसे इसमें देखेंगे एक एक प्रकार। सबसे पहला है यादृच्छिक या संयोगिक या दैव प्रतिचयन का अर्थ, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। यादृच्छिक प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जिसका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में शामिल होने की पूरी संभावना बनी रहती है। जैसे चैपलिन के शब्दों में हम समझेंगे, यादृच्छिक प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जिसका निर्माण व्यक्तियों, मूल्यों, प्राप्तांकों आदि की जनसंख्या में से इकाइयों को चुनकर इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना समान बनी रहती है, और प्रतिदर्श संपूर्ण जनसंख्या का वैध प्रतिनिधि होता है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये पहला था। अगला हम देखेंगे यादृच्छिक प्रतिदर्श या प्रतिचयन का मूल्यांकन। इसका हम थोड़ा सा मूल्यांकन करेंगे। जैसे सबसे पहले इसका यादृच्छिक प्रतिदर्श या प्रतिचयन के गुण या लाभ देखेंगे। इसमें क्या है, वैज्ञानिक या व्यवहार परक विज्ञानों के
अनुसंधानों में यादृच्छिक प्रतिदर्श अथवा यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है। तो उसके कुछ गुण देखते हैं। जैसे ये जनसंख्या का वैध प्रतिनिधित्व करता है। इसमें सबसे बड़े गुण ये होते हैं कि जो जनसंख्या होती है इसमें वैध प्रतिनिधि करता है, और यह जितनी भी संख्याएं होती हैं अपने अंदर समिष्ट करके वैध प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है तथा सही रिजल्ट हमें प्राप्त करता है। अगला है जनसंख्या की सभी इकाइयों की चयन की समान संभावना। इसमें क्या है कि जितनी भी जनसंख्या होती है उसके ऊपर बराबर ध्यान देना तथा सभी इकाइयों की जो चयन की संभावना होती है वो बिल्कुल समान होती है। इसकी एक गुण यह है कि ये पक्षपात मुक्त होता है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। अगला है प्रतिचयन अशुद्धियों का मापन। इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं उसका मापन करके उसको शुद्ध किया जा सकता है। तो अगर हम माप लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो जब इस बात का मापन हो जाता है कि ये अशुद्ध है तो फिर से उसमें शुद्धिकरण करके हम सही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगला है समजातीय जनसंख्या के लिए उपयुक्त। इसकी एक बड़ी विशेषता होती है कि जितने भी समजातीय होते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है, जैसे ही विषम जातीय होते हैं तो उनके लिए अनुपयुक्त हो जाता है। तो इसमें आपने देखा ये तक अभी तक लाभ थे। अब देखेंगे यादृच्छिक प्रतिदर्श का दोष। इसके दोष कुछ कमियों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है विषम जातीय जनसंख्या के लिए अनुपयुक्त। अभी आपने लाभ में देखा था कि समजातीय के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन जैसे ही विषम जातीय होते हैं उसमें अनुपयुक्त हो जाता है। उसके बाद है बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त। इसमें छोटी छोटी जनसंख्या को लेकर के अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। जैसे ही बड़ी जनसंख्या होती है यह अनुपयुक्त हो जाता है। उसके बाद फिर अगला है विस्तृत जनसंख्या के लिए अनुपयुक्त। बहुत ज़्यादा भारी भरकम जनसंख्या के लिए भी ये सही नहीं होता है। उसके बाद पक्षपात का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है, जैसे कि एकदम नहीं कह सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो यादृच्छिक प्रतिदर्श की आलोचना करते हुए कहा गया कि यह पक्षपात से पूरी तरीके से मुक्त नहीं रह पाता है, कुछ न कुछ पक्षपात हो ही जाता है। तो जैसे चयन करते समय अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत निर्णय या पसंद से बच नहीं पाता है, जिससे पक्षपात रहित प्रतिदर्श या निर्माण होना कठिन हो जाता है। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यादृच्छिक प्रतिचयन या यादृच्छिक प्रतिदर्श के कई दोष होते हैं जिसके कारण यह पूरी तरीके से वैज्ञानिक नहीं बन पाता है। उसके बाद इसका दूसरा प्रकार देते हैं स्तरित या वर्गबद्ध प्रतिचयन। इसका दूसरा प्रकार है। इसमें क्या होता है, स्तरित या वर्गबद्ध प्रतिचयन वह संभाव्य प्रतिचयन है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या या समिष्ट को कुछ विशेष मापदंडों के आधार पर कई समजातीय समूहों अथवा स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें भी वही हुआ कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको विभाजित कर दिया जाता है ताकि इस पर जो शोध है, जो इसका सैंपल निकाला जाए वो और अच्छे से और क्लियरली निकाला जा सके। जैसे करलिंगर जी ने अपने शब्दों में कहा कि स्तरित प्रतिदर्श में जनसंख्या को समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे पुरुष एवं स्त्री, काला एवं गोरा आदि, जिससे यादृच्छिक प्रतिदर्श का निर्माण किया जा सके। तो ये छोटे छोटे समूह हो गए, जैसे स्त्री, पुरुष, काला, गोरा। तो एक एक छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं जिसमें व्यक्तियों को अलग अलग कर दिया जाता है ताकि शोध करने में आसानी हो सके। अब इसके लाभ के बारे में हम देखेंगे कि इसके क्या लाभ होते हैं। इसमें जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व हो जाता है, ये इसका लाभ है कि इसमें सही प्रतिनिधित्व हो जाता है। उसके बाद विषम जातीय जनसंख्या के लिए उपयुक्त, ये ऐसा एक प्रतिदर्श है जो विषम जातियों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। अगला है विस्तृत जनसंख्या के लिए उपयुक्त। ये क्या होता है, विस्तृत जनसंख्या मतलब इसमें बड़ी से बड़ी जनसंख्या को अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। इसके बाद बहुत छोटी जनसंख्या के लिए उपयुक्त, इसमें बहुत छोटी भी जनसंख्या अगर होगी तो उसके लिए भी यह उपयुक्त होता है। उसके बाद अगला है अत्यधिक परिशुद्धता। इसमें परिशुद्धता की परिपूर्णता होती है या बहुत अधिक परिशुद्ध होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्तरित या वर्गबद्ध प्रतिचयन के दोष, अलाभ या सीमाएं। अब इसके हम दोष के बारे में भी देखेंगे। अब इसका हम दोष देखेंगे। इसमें क्या है, जनसंख्या की इकाइयों को निर्धारित करने में कठिनाई होती है। इसमें जो जनसंख्या होती है कितनी है यह डिसाइड करने में प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद अगला है स्तरीकरण की कठिनाई। इसमें स्तरीकरण में समस्या आने लगती है, लेकिन जैसे स्तरीकरण एक जटिल या कठिन कार्य है, जनसंख्या में विविधता या विषमता जितनी अधिक होती स्तरीकरण उतना ही अधिक कठिन होता जाता है। तो इस तरीके से यह थोड़ी सी कठिन हो जाती है। उसके बाद अगला है जनसंख्या इकाइयों तथा प्रतिदर्श इकाइयों में अनुपात की कठिनाई। ये दोनों में अनुपात नहीं बन पाता है तथा अनुपात में कठिनाई होने लगती है। उसके बाद समय, श्रम तथा मुद्रा का व्यय।
ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज़्यादा श्रमिक होता है और बहुत ज़्यादा समय भी लेने वाला होता है। उसके बाद अगला है जनसंख्या का गतिशील रूप। ये जो जनसंख्या होती है इसमें अस्थायी नहीं होती है, वो गतिशील होती है। तो इस तरीके से आपने इतनी सारी कमियों को देखा। अब हम अगला देखेंगे गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन। ये क्या होता है? यादृच्छिक प्रतिचयन तथा अस्तरित प्रतिचयन की तरह गुच्छा प्रतिचयन की संभाव्यता प्रतिचयन का एक प्रकार है। अगर दूसरे शब्दों में इसका हम अर्थ समझें तो ये अस्तरित प्रतिदर्श की तरह गुच्छा प्रतिदर्श भी संभाव्यता प्रतिचयन पर आधारित रहने वाला प्रतिदर्श होता है। गुच्छा प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या को कुछ विशेष मापदंडों के दृष्टिकोण से यादृच्छिक प्रतिचयन प्रविधि के आधार पर कई समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इसमें भी कई समूह छोटे छोटे बना दिए जाते हैं, उन्हीं समूहों में बांट दिया जाता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम समझें कि माना कि परिवार नियोजन के प्रति किसी राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की मनोवृत्तियों को मापना है। जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनकी मनोवृत्ति देखना है कि परिवार नियोजन के प्रति कैसी है। तो इसके लिए यादृच्छिक तरीके से प्राथमिक शिक्षकों की जनसंख्या को कई समूहों में विभाजित कर दिया जाए, जैसे जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर पर। तो इस तरीके से जो प्राथमिक शिक्षक है उनके छोटे छोटे स्तर बना करके हम कार्य करेंगे तो यह बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन के गुण। अब इसके गुण के बारे में देखते हैं। जैसे अधिक बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त होता है, इसमें ज़्यादा बड़ी संख्या है तो ये उसके लिए उपयुक्त होता है, कोई समस्या नहीं होती है। अधिक विस्तृत जनसंख्या के लिए उपयुक्त, ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं के लिए भी उपयुक्त होता है। अगला है समय तथा श्रम की बचत, इसमें दोनों की बचत हो जाती है और इसमें कम खर्चे भी होते हैं, खर्चे की भी कमी होती है, समय श्रम तथा पैसे की भी बचत होती है। उसके बाद अधिक परिशुद्धता, इसमें परिशुद्धता के बारे में हम विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद है सर्वेक्षण अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। अगर हमें सर्वेक्षण करना है, अनुसंधान के लिए जो सर्वेक्षण हम कर रहे हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल सही होता है। अब थोड़ा सा हम दोष के बारे में देखेंगे। जो गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन होता है उसका दोष क्या होता है, क्योंकि कहीं फायदा तो कहीं नुकसान हर एक जगह होता है। तो इसमें हम दोषों के बारे में देखते हैं। गुच्छों के निर्माण में कठिनाई होती है। सबसे पहले तो हमें बंच बनाना ही समस्या होती है, जो गुच्छा हम बनाते हैं उसमें कठिनाई होती है। उसके बाद पक्षपातों का भी प्रभाव पड़ने लगता है। उसके बाद है आंशिक प्रतिनिधित्व, इसमें प्रतिनिधित्व की भी कुछ कमी पाई जाती है। उसके बाद है प्रतिचयन अशुद्धियों की अधिक संभावना, इसमें अशुद्धियों की संभावना ज़्यादा रहती है। इन सब दोष के होने की वजह से इसमें निम्न विश्वसनीयता एवं वैधता पाई जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो प्रतिदर्श या प्रतिचयन होते हैं इसमें इतने प्रकार के इतने प्रकार होते हैं। तो मेन 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार में कई प्रकार के होते हैं। तो अब इस तरीके से सभी को हमने डिटेल में देखा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।